नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। राजकुमार अमर की बातें सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सारे रियासतों के राजा को एक झटका लगता है, क्योंकि सब सुन रखा था कि 7 साल पहले जोधपुर का शाही परिवार नष्ट हो चुका था। उस परिवार के वारिस और जोधपुर के महाराज संपूर्ण परिवार के साथ मर चुके थे। पर आज अमर के मुंह से यह सब जानकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबको जोर का झटका लगता है और सबके ऊपर मानो बिजली कड़क पड़ी हो। शैतान सिंह और बाकी सब लोग जो कि मीरा के दुश्मन थे, वह तो डर के मारे चुप बैठ गए थे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या करे। तो वहीं अमर ने देवगढ़ के राजा के गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और अमर की बातें सुनकर देवगढ़ के राजा को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें इस वक्त मरने का भी डर नहीं था, पर अमर की बातों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। वहीं सारे सभा के लोग मीरा की तरफ देखने लगे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा मतलब गीतांजलि प्रताप सिंह रावत उनके सामने खड़ी है, वह भी जिंदा। तभी जितेंद्र जी अपने बेटे अमर को अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, अमर, उनकी गर्दन से तलवार हटाइए, वह आपके बड़े हैं। अमर की आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी और उसी ज्वाला में देवगढ़ के राजा को भस्म कर देना चाहता था। पर अपने पिता के शब्द उसके कान में पड़ते ही वह शांत होता है और देवगढ़ के राजा की गर्दन से अपनी तलवार हटाता है। जैसे ही देवगढ़ के राजा की गर्दन से तलवार हटती है, वह एक चैन की सांस लेते हैं और सामने सभी सभा के लोगों की तरफ देखने लगते हैं। वहीं राजेश्वरी इस वक्त किसी पुतले की तरह वहां पर खड़ी थी। उसे मीरा की सच्चाई जानकर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि वह जिस मकसद से यहाँ आई थी वह मकसद पर अब तो पानी फिर चुका था। पर फिर भी वह कहाँ चुप रहने वाली थी। वह घायल नागिन की तरह फुफकार पड़ी, राजकुमार अमर, क्या कह रहे हो आप? आपको कुछ ज्ञात भी है या नहीं, या यूं ही मुंह में आया और बक दिया? कैसी बातें कर रही हैं आप महारानी राजेश्वरी? हम हमारी बहन को ना पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? यह हमारी चचेरी मौसी की बेटी हैं। इन्हें हम तो दूर से भी पहचान लेंगे। इनके साथ हमने बचपन बिताया है। और रही बात ज्ञान और अज्ञान की, वह मुझ में नहीं, आप में कूट कूट कर भरा है। हम किसी झूठी बुनियाद पर यह बातें नहीं कर रहे हैं। हम पूरे आत्मविश्वास से यह बोल रहे हैं और पूरी सच्चाई के साथ। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो पूछ लीजिए शैतान सिंह और महाराज महेंद्र और उनके साले शाह माधवगढ़ के राजा गजेंद्र सिंह सहरावत से। तभी वहां एक शांत और ठंडी आवाज गूंजती है। यह आवाज थी आर्यगढ़ के राजा की। आर्यगढ़ के राजा सामने मीरा की तरफ देखते हैं और फिर अमर की तरफ देखते हुए सवाल पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है कुंवर अमर? हमने सुना था कि 7 साल पहले उनके महल में हमला हुआ था और उसी महल में पूरा परिवार स्वर्गवास हो गया था। उस वक्त हम भी उस अंतिम संस्कार में शामिल थे। यह कैसे हो सकता है जो 7 साल पहले मर चुका हो वह वापस जिंदा हो आ चुका है? तभी वहां पर बाकियों की राजा की भी आवाज सुनने को मिलती है। बाकी रियासत के राजा भी यही सवाल पूछ रहे थे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 7 साल पहले जो घटना हुई थी उससे पूरे राजस्थान को दहला दिया था और सभी यह बात जानना चाहते थे कि मीरा बची तो बची कैसे और वह हमला किसने करवाया था। मीरा उन सबकी तरफ देखते हुए अपनी कर्कश और ठंडी आवाज में कहती है, आप सबके मन में बहुत उथल पुथल चल रही होगी, बहुत से प्रश्न भी आ गए, पर मैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 7 साल पहले जो हमला हुआ था उसके बारे में भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वही मीरा के शब्द सुनकर तीनों को डर लगने लग गया था। तीनों को अब ऐसा लगने लग गया था कि मीरा उनकी मौत बनकर उनके सामने है। वही सभा में सब लोग जानने के लिए उसे उत्सुक थे कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। मीरा फिर से अपनी ठंडी आवाज में अपने चेहरे पर दर्द वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, 7 साल पहले
जो हुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपनों ने ही अपनों की पीठ में छुरा घोंपा, अपनों ने ही अपनों का विश्वासघात किया, अपनों ने ही अपनों के अंत का कारण बने और पराया ने हमारी जान बचाई। फिर उसकी नज़र शैतान सिंह, महेंद्र और गजेंद्र पर जाती है। 7 साल पहले हम विदेश से वापस आए थे। हमारे पिता ने हमें लंदन में छुपा कर रखा था, दुश्मनों की नज़रों से पर। किसी को हमारे ठिकाने का पता चल गया और वहां पर हम पर जानलेवा हमला हुआ। जैसे ही यह बात हमारे पिताजी को पता चली, उन्होंने हमारे पिता ने हमें स्विट्जरलैंड भेज दिया। कुछ साल वहां रहे, फिर राजस्थान बुला लिया। हम तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि हम फिर से अपने परिवार से मिलने वाले हैं। और कुछ भी क्यों ना हो, जब मैं 12 साल की थी और हमारा भाई तेजवीर 10 साल का था और हमारी बहन नयन तारा मात्र 7 साल की थी, तब उसे और हमें अपने पिता और अपनी रियासत से दूर होना पड़ा। और जब हमें इतने साल बाद फिर से हमारे माता पिता के साथ वक्त बिताने का सौभाग्य मिला, तो हम तीनों भाई बहनें बहुत खुश थे, तीनों हर्ष और उल्लास में थे। तब मेरी उम्र मात्र 16 साल थी, तेजवीर 14 साल और नयनतारा पूरे 11 साल की हो चुकी थी। हमें 2 दिन ही हुए थे जोधपुर आए हुए, पर उन 2 दिनों में हमारे पिता और माँ ने हमें बहुत सारा प्रेम दिया। पर उन्हें क्या पता था कि विधाता ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिखा है जिससे उन्हें अपनों का धोखा और अपने संतानों से दूरी हमेशा हमेशा के लिए करनी पड़ेगी। उस दिन रात के 12 बजे अचानक से महल पर डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने महल की आंतरिक सुरक्षा को भी भंग कर दिया और महल पर हमला करने के बाद वह महल के हर सैनिक और पहरादार को मारने लगे। मुझे तेजवीर को और नयनतारा को बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग मिली थी। जब महल पर हमला हुआ था तो मैंने और तेजवीर ने कई लोगों को मार गिराया था, पर नयनतारा छोटी थी इसलिए वह किसी से लड़ नहीं पा रही थी, पर फिर भी वह कोशिश कर रही थी। पर तभी अचानक से ही महल में डाकू के साथ साथ और कई लोग आ गए जिनके मुंह ढका हुआ था। हमारे बाबा साहब ने हमें बचाने के लिए गोपाल सिंह राजावत जी को कहा। वह हमें महल से सुरक्षित बाहर निकालना चाहा, पर महल के ही अपने लोगों ने हमें रोक लिया और हमारी आंखों के सामने ही हमारे बाबा साहब की हत्या कर दी और उन्होंने हमें भी मारना चाहा, पर गोपाल सिंह जी राजावत के कारण हमारी जान बच गई और उन्होंने हमें सही सलामत महल से बाहर निकाल दिया। हम तीनों ने हमारे बाबा साहब को हमारे आंखों के सामने प्राण त्यागते हुए देखा था और हमारी मासा का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा था। पर हम जोधपुर की सीमा के पास आए, तब हम पर फिर से हमला हुआ। हमारे मामा और चाचा हमारी खून के प्यासे बन गए। उन्होंने हमारी गाड़ी में ब्लास्ट करवा दिया, पर हम वहां से भी बचकर निकल गए। पर तभी महेंद्र सिंह चौहान ने हमारे भाई के ऊपर गोली चलाई और वह गोली उसके सिर को छूकर निकल गई और हमारा भाई कोमा में चला गया। हम हमारी बहन और भाई को लेकर जैसे तैसे गुजरात पहुंचे। वहां पर हमारी मदद राजकोट के राजा विजय सिंह सोलंकी उन्होंने ही हमें पढ़ा लिखा कर कुशल बनाया और फिर मीरा जो कुछ भी हुआ वह सब बताने लगी। मीरा की बातें सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं मीरा ने साफ साफ शब्दों में शैतान सिंह और महेंद्र सिंह चौहान का नाम लिया था। यह जानकर सभी राजा शैतान सिंह और बाकी दोनों को भी गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। तभी शैतान सिंह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यह लड़की झूठ बोल रही है, यह कोई गीतांजलि नहीं है, यह कोई बहरूपिया है। शैतान सिंह के ऐसे कहने पर फिर से सब लोग शैतान सिंह की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। वहीं शैतान सिंह का साथ देते हुए महेंद्र सिंह भी कहता है, हाँ हाँ, शैतान सिंह सच कह रहा है, यह कोई मेरी भांजी नहीं है, यह कोई बहरूपिया है। तभी वहां पर जोर से आर्यन की ठंडी आवाज पर शांत आवाज गूंजती है, यह कहने की हिम्मत अभी है आप दोनों में? आपको तो पता ही है मीरा की सच्चाई कि वो कौन है, फिर भी आप उसका विरोध कर रहे हैं। शैतान सिंह आर्यन को घूर कर देखता है और अपने दांत पीस कर कहता है, कुंवर आर्यन, यह हमारा जोधपुर का आपसी मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो ठीक होगा। शैतान सिंह की बात सुनकर आर्यन उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, आप भूल रहे हैं शैतान सिंह, आप हमारे महल में खड़े हैं। और रही बात आपसी मामले की, तो मैं गीतांजलि का पति हूँ और उसके पति होने के नाते उसके आपसी मामले में भी दखल अंदाजी कर सकता हूँ। शैतान सिंह उन सब की तरफ देखते हुए बोलता है, इस लड़की ने जो भी कहा वह सब झूठ है। गीतांजलि तो सालों पहले ही मर चुकी है, यह सब उसकी प्रॉपर्टी लेने आई है, यह कोई बहरूपिया है। शैतान सिंह ने यह आर्यन की तरफ देखते हुए जोर से कहा
और गीतांजलि, और यह गीतांजलि है तो कुंवर तेजवीर और राजकुमारी नयनतारा कहाँ है? पूछिए इसे। अगर यह सच्ची है तो बाकी दोनों उत्तराधिकारी कहाँ हैं? शैतान सिंह की बात सुनकर मीरा हंस कर कहती है, वाह चाचा वाह, अगर हमने हमारे भाई बहन का आपको बता दिया तो आप वहां जाकर उन पर हमला कर सकते हैं। और रही बात वो दोनों कहाँ हैं, तो वादा किया था मैंने आपसे, नवरात्रि के 8वें दिन के हवन में आपकी काले साम्राज्य की चिता जलाऊंगी। देखिए कैसे मैं आपसे मेरी रियासत वापस लेती हूँ और उसके उत्तराधिकारी होने का फर्ज निभाती हूँ। तभी मीरा फिर से राज दरबार को संबोधित करते हुए कहती है, मैं गीतांजलि प्रताप सिंह रावत पूरे होशो आवाज में आज राजसी सम्मेलन में यह घोषणा करती हूँ कि आज से तकरीबन 1 महीने बाद हमारे भाई तेजवीर का राज्याभिषेक जोधपुर में होगा और उसके लिए आप सभी से आमंत्रित है। और रही बात हमारे सबूत दिखाने की, तो इतना कहकर मीरा ताली बजाती है। एक सेवक वहां पर आता है, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। मीरा उस फाइल्स को पूरे राज दरबार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहती है, यह है जोधपुर के शाही घराने के पेपर। इनमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, अगर हमें या हमारे भाई, हम तीनों उत्तराधिकारियों में से किसी को कुछ भी हो जाता है तो सारी जायदाद, पूरी रियासत ट्रस्ट में चली जाएगी, किसी को 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और यह सब होने में बस 2 दिन बाकी था, इसलिए मुझे मेरी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ी। इतना कहकर मीरा सेवक के पास से सारे पेपर देती है और एक एक कॉपी सारे राजा और सब लोगों में बांटने के लिए कह देती है। सेवक सब लोगों में एक एक कॉपी बांट देता है और सब लोग काफी कॉपी पढ़ लेते हैं और सबकी आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वहीं शैतान सिंह और महेंद्र सिंह और विजेंद्र की आंखें तो बाहर आने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इतने साल तक इन पेपर्स को ढूंढा था पर उन्हें एक भी क्लू नहीं मिला था प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में। पर मीरा ने आते ही पेपर्स को ढूंढ भी निकाला और सारे राजाओं के सामने प्रस्तुत कर दिया। वहीं सब लोग मीरा की बात जानकर हैरान हो चुके थे। उन सबके सामने 7 साल पहले की सच्चाई भी आ गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा ऐसा सभी कोई अपने परिवार के साथ कोई ऐसा कभी कर सकता है, पर वह सब भूल चुके थे। वह भी एक शाही खानदान से आते हैं और शाही खानदान में हमेशा ऐसी साजिशें अपनों के बीच ही पनपती है और अपने ही हमेशा धोखे देते हैं। वहीं सभा में बैठे हुए कुछ लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने अपनों को धोखा देकर ही सत्ता की थी। सत्ता की लालसा आदमी को हर गुनाहों को करने के लिए मजबूर करती है, अपनों को धोखा देने के लिए मजबूर करती है। और यह लालच इतनी बढ़ जाती है कि रिश्तों को ताक पर रखकर लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ जोधपुर के शाही घराने के साथ हुआ। तभी वहां पर जगत सिंह जी की ठंडी और कर्कश आवाज गूंजती है, क्या अब मैं जान सकता हूँ कि हमारी बहू अब हुक्मरानी साहब बनने के लायक है या नहीं? जगत सिंह जी की बात सुनकर सब लोग अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं और कुछ नहीं कहते। वहीं देवगढ़ के राजा और राजेश्वरी बस मन मशहूर कर रह जाते हैं और वह भी कुछ नहीं कहते। वहीं शैतान सिंह अभी भी सदमे में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मीरा को कागज कैसे मिल गए। इतने सालों से वह ढूंढता आ रहा था पर उसे कागज क्या, उसके एक टुकड़ा भी नहीं मिला। फिर अचानक से यह कागज मीरा के पास होना शैतान सिंह के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। कहीं ना कहीं वह समझ चुका था कि आने वाला पल उसके लिए सही नहीं होगा। वहीं जगत सिंह जी सबकी तरफ देखते हैं तो सबकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। यह देखकर जगत सिंह जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वह सबकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो क्या मैं आपकी शांति को ही आपकी सहमति समझूं? कोई कुछ नहीं कहता और शांति पसरी वैसे ही रहती है। पर तभी मीरा की शांति कर्कश आवाज वहां की शांति को भंग करते हुए कहती है, बसा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आपकी बहू होने के नाते नहीं, पर जोधपुर की राजकुमारी और उसकी उत्तराधिकारी होने के नाते से। वहीं मीरा की बात सुनकर सब लोग अपनी गर्दन उठाकर मीरा की तरफ देखने लगते हैं। वहीं शैतान सिंह को जो भय सता रहा था वह उसे सच होने की आशंका दे रहा था। वहीं सब लोग जिज्ञासा के साथ मीरा को देख रहे थे कि मीरा ऐसा भी क्या मांगने वाली है राणा शाह से। मीरा जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहती है, मैं आपसे आपकी बहू होने के नाते नहीं, आपसे एक राजकुमारी होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ राणा शाह और हुकुम रानी शाह।
आप सब जानते हैं कि अतीत में हमारे साथ क्या क्या हुआ है और जोधपुर की अवस्था इस वक्त क्या है, वह भी आप सब जानते हैं। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जोधपुर रियासत को मेरे हवाले कर दें या फिर 2 महीने के लिए आप उसकी देखभाल करें। और मैंने सुना है राणा साहब के पास यह पावर होती है कि वह किसी भी रियासत के राजा को या वहाँ पर उसे रियासत पर रहने वाले लोगों को वहाँ से निकाल सकते हैं और रियासत को उस रियासत को अपने कब्जे में ले सकते हैं। क्या आप जोधपुर रियासत कुछ महीनों के लिए अलवर में सम्मिलित कर सकते हैं? जब तक जोधपुर रियासत का वारिस तेज वीर प्रताप सिंह नहीं आ जाते तब तक, और मेरे महल में रहने वाले लोगों को वहां से निकाल सकते हैं जिनका वहां पर कोई हक ना हो। मीरा की बात सुनकर वहां सब लोग शांत रहते हैं, बस कुछ लोगों को छोड़कर। उनमें से शतान सिंह, वीरेंद्र सिंह और महेंद्र थे। वहीं शतान सिंह की पत्नी, वीरेंद्र की पत्नी और महेंद्र की पत्नी मीरा की बात सुनकर मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं शारदा भी मीरा की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं शतान सिंह की माँ का हाल तो पतली पुतली हो चुकी थी। मालिनी आंखें फाड़ कर मीरा की तरफ देख रही थी और सब लोग राणा साहब की तरफ देख रहे थे। वहीं जगत सिंह जी मीरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप चिंता ना करें, हमें पता है जोधपुर रियासत के साथ क्या करना है। और आप उसकी राजकुमारी होते हुए यह मत भूलिए कि अलवर की कुंवर रानी के साथ साथ होने वाली हुक्मरानी भी हैं। रही बात जोधपुर की, तो उसे हम कुछ महीनों के लिए अपनी निमंत्रण में लेंगे और तेजवीर के आते ही वहां पर उसका राज्याभिषेक होगा और वह रियासत हम उन्हें सौंप देंगे। फिर जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी दोनों उठकर खड़े होते हैं और जगत सिंह जी कहते हैं, हम जगत सिंह राठौर राजस्थान के राणा सा हम एक निर्णय लेते हैं पूरी राज्यसभा और सारे राजाओं के सामने। आज से जोधपुर रियासत राणा साहब की देखभाल में रहेगी और पूरे 2 महीने बाद कुंवर तेजवीर प्रताप सिंह रावत को 2 महीने बाद उनकी रियासत सौंप दी जाएगी। हम चाहते हैं कि शतान सिंह जोधपुर रियासत की संपत्ति के साथ साथ जोधपुर रियासत के महल से कल के कल ही प्रस्थान करें और उनके पिता द्वारा दिए गए उस गांव में रहें और वहां की देखभाल करें। अगर किसी को हमारे निर्णय से आपत्ति हो तो अभी बता दें। इतना कहकर जगत सिंह जी सबकी तरफ देखने लगते हैं। सभा में कोई कुछ नहीं कहता है, पर तभी शतान सिंह की गुस्से और खुन्नस भरी आवाज सबके कानों में गूंजती है। यह क्या कह रहे हैं आप राणा साहब? जोधपुर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शतान सिंह बौखला चुका था। जगत सिंह जी शतान सिंह की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं, भूलिए मत, अतीत में आपने जो कार्य किए थे उसके कर्म की शिक्षा हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सत्ता के लालच में सब लोग क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों ने आपके जैसे ही कार्य किए हैं, इसलिए हम आपको नियम अनुसार सजा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप राणा साहब के आदेश को ना माने। अगर आप हमारे आदेश को नहीं मानना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है, पर हम आपको राजद्रोह में राज्यसभा के बाहर फेंकवा सकते हैं और जितने भी काम आपने किए हैं वह सब बाहर भी ला सकते हैं। हम राजस्थान के राणा साहब हैं, इसलिए हमारे खुद के आपसी मतभेद इस सभा के सामने नहीं रख रहे, क्योंकि आपसी मतभेद हम खुद मिलकर उसे समझौता कर सकते हैं। पर आप भूल रहे हैं कि आपने उस दिन क्या किया था। याद है ना, 15 दिन पहले की बात है और वह रात, अगर हम चाहें तो सबके सामने आपके यहाँ पर आपको उस रात की घटना को उजागर कर सकते हैं, पर हम यह सब नहीं करना चाहते। इसलिए जो निर्णय हो रहा है उसे होने दीजिए, अन्यथा हमें आपके खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। शैतान सिंह कुछ नहीं कहता, बस गुस्से और खुन्नस में अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर जगत सिंह जी एक और निर्णय लेते हुए आगे कहते हैं, और इसी के साथ हम एक और निर्णय लेते हैं। अजमेर रियासत और माधवगढ़ रियासत, इन दोनों की रियासत के राजाओं से हम 2 महीने के लिए उनके रियासत के सारे हक छीन लेते हैं, क्योंकि 7 साल पहले जो हमला हुआ था उन सब में यह भी शामिल थे और हमारे पास गवाह हैं और सब कुछ भी मौजूद है। वहीं गजेंद्र और महेंद्र कुछ कर नहीं सकते थे, वह कुछ बोल भी नहीं रहे थे। उन्हें पता था अगर वह कुछ बोलेंगे तो राणा साहब अपनी पावर का इस्तेमाल करके कहीं हमेशा के लिए उन्हें रियासत से बेदखल ना करवा दें। फिर जगत सिंह जी फिर से एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए आगे बोलते हैं, यहाँ पर आने का उद्देश्य तो कुछ और ही था और जोधपुर रियासत के 7 साल पहले की सच्चाई आपके सामने आ गई। उस रियासत की असली राजकुमारी तो फिर हम एक ऐलान करते हैं, हम राजस्थान के राणा साहब और राजस्थान के कर्ता धर्ता रूप से 3 महीने बाद निलंबित होने और आज से हम हमारे बेटी आर्यन सिंह राठौर को राजस्थान के भावी राणा
घोषित करते हैं और उनकी पत्नी गीतांजलि उर्फ मीरा आर्यन सिंह राठौर को राजस्थान की भावी हुक्मरानी सा घोषित करते हैं। और इसी के साथ हम आज उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। आज हम हमारी रियासत के सारे हक और अधिकार आर्यन सिंह राठौर एवं उनकी पत्नी गीतांजलि उर्फ मीरा सिंह राठौर को सौंप रहे हैं। और आज से हम हमारा राजदंड, जो कि अलवर रियासत का प्रतीक है, और उसी राजदंड को लेकर सारे निर्णय होते हैं, उसी को हम आप सबके सामने हमारे बेटे को दे रहे हैं। और इस सबके साक्षी आप सब हो रहे हैं। तभी जगत सिंह जी की एक ताली बजाते हैं और उस ताली के साथ ही एक सेवक बड़ी सी सोने की थाली में राजदंड को लेकर आता है। राजदंड दिखने में बेहद खूबसूरत था। वह राजदंड पूरे तरीके से सोने का था। वहीं उसे राजदंड के ऊपरी हिस्से में बड़ा सा गोला बना हुआ था और वहां पर कीमती हीरे जुड़े हुए थे। वहीं इस पूरे राजदंड पर अलग अलग प्रकार की नक्शी बनी हुई थी। महादेव और उनके त्रिशूल के साथ साथ उस नकाशी में नंदी जी विराजमान थे और महादेव के साथ उनकी पत्नी माँ पार्वती जी की भी नकाशी बनी हुई थी। वहीं सब लोगों की नजर उस राजदंड पर ही थी। सेवक उस राजदंड को सामने जगत सिंह जी के पास लेकर जाता है। जगत सिंह जी उस राजदंड को देख कर आर्यन और मीरा को अपनी तरफ बुलाते हैं। दोनों ही जगत सिंह जी के पास चले जाते हैं। दोनों के ही चेहरे पर एक जीत वाली विजयी मुस्कान थी। फिर जगत सिंह जी आर्यन और मीरा के पास देखकर उनसे कहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं आप दोनों पर। आज से तकरीबन 3 महीने बाद भी जिम्मेदारी आप पर डालनी है और हम जानते हैं आप इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। इतना कहकर जगत सिंह जी अपने दोनों हाथ से उसी राजदंड को उठाते हैं और सामने आर्यन की तरफ बढ़ा देते हैं। आर्यन उस राजदंड को लेता है और मीरा आर्यन के हाथ लगाती है और दोनों उस राजदंड को स्वीकार करते हैं और अपने माथे से लगा लेते हैं। जगत सिंह जी अपने सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे और सबकी तरफ देखते हुए और एक बात कहते हैं, आप सबको पता ही होगा हमारे एक खानदान में पूजा होती है जिसका नाम बलिदान पूजा या फिर रक्त आंचलन पूजा होता है, जो कि हर 100 साल में एक बार होती है। इस बार भी वह पूजा होने जा रही है और मुझे पता है यहाँ पर कई लोग होंगे जो इस पूजा में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। पर याद रख लीजिएगा, अगर आप में से कोई भी उस पूजा में विघ्न डालने का प्रयास करेगा तो पूरी रियासत समेत उसे राजस्थान से बेघर कर दिया जाएगा, राजस्थान से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह बात राणा शाह होने के नाते नहीं, एक राजा होने के नाते कह रहा हूँ, अपने उत्तराधिकारी की सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। जगत सिंह जी की बातों में सबको धमकी साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उस वक्त यह लोग शास्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि पूजा का यही नियम था। और जब पूजा होगी तब सारे दुश्मन एक साथ बाहर आएंगे। यह तो जगत सिंह जी को भी पता था, पर यह सब उन्हें धमकी देने का एक तरीका था, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर धमकी भी काम कर जाती है। वहीं रात का वक्त हो चुका था और सम्मेलन खत्म हो गया था और सारे लोग अपनी अपने घर जा चुके थे। जितने भी राजा आए थे वह भी अपने रियासत जा चुके थे। वहीं रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और वातावरण में हल्की सी ठंड पसली हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। बादल भी आ चुके थे, बस बरसात होने की देर थी। मीरा ने हल्की सी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बालकनी के पास खड़ी हुई थी। उसने अपने बाल खुला छोड़ रखे थे, पर हल्की हल्की हवा के साथ उसके बाल भी उड़ रहे थे। वहां शांति पसरी हुई थी। वो बालकनी से अलवर को देख रही थी और बाहर की शांति को थोड़ा महसूस कर रही थी और वह इस शांति में अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसकी जिंदगी उसे कहाँ से कहाँ ले आई, यह सोचकर उसके चेहरे पर किस हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह आंखें बंद करके अपनी दोनों हाथों को फैला देती है और एक गहरी सांस लेने लगती है और पसरी हुई शांति को महसूस करने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसे शांति की बेहद ज़रूरत थी। इन दिनों इतना कुछ हो गया था कि उसे सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। पहले हमला, फिर राजसी सम्मेलन, फिर शैतान सिंह की बातें, फिर हीरापुर में सरपंच की मौत। इन सब कार्यों में ही मीरा बहुत थक चुकी थी। वहीं उसकी चोट भी अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। पर तभी आर्यन कमरे में आता है और मीरा को बालकनी में खड़ा देखकर उसके करीब आता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लेता है और अपनी गर्दन उसके कंधे पर रख देता है और अपने दोनों हाथ मीरा की पेट पर रख देता है। वहीं आर्यन पीछे से गले लगाने से मीरा हैरान हो जाती है, पर जब वो आर्यन का टच महसूस करती है तो गहरी सांस लेकर कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? आर्यन मीरा के सवाल पर उसका जवाब देता है, अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूँ।
मीरा कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कुरा देती है। वहीं आर्यन की गर्म सांसें मीरा अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। आर्यन धीरे से और नशीली आवाज में कहता है, क्या सोच रही है रानी सा? वही आर्यन के मुंह से खुद के लिए रानी सा सुनकर मीरा को पहले हैरानी होती है, फिर उसे अच्छा भी लगने लगता है। फिर मीरा भी धीरे से कहती है, बस कुछ नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जो सपना सालों से देखा था वह पूरा हो चुका है। मेरी रियासत उन दुष्टों के हाथ से छूट चुकी है। अब मैं एक सुकून की सांस तो ले सकती हूँ। आर्यन मीरा की बात सुनकर उसके गले लगे हुए ही कहता है, आप सांस ले सकती हैं रानी साहब, पर हम कैसे लें? आपको बस आपकी रियासत, आपके भाई और आपकी रियासत के लोगों के बारे में और आपके मामा और चाचा के बारे में ही सोचने का वक्त है। आपने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। आर्यन मीरा को खुद से दूर करता है और फिर उसे पीछे पलटाकर अपने करीब ले लेता है और उसकी तरफ नशीली आंखों से देखने लगता है। बताइए, इतने दिन हो गए हमें एक दूसरे की सच्चाई पता चले, पर कभी आपने उस दिन से हमारी फिक्र की है क्या? कभी आपने हमारे बारे में सोचा है? मीरा आर्यन की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहती है, अगर हम आपके बारे में फिक्र नहीं करते तो उन डाकुओं को बार मैं खुद पर क्यों लेती और खुद की जान खतरे में क्यों डालती? मीरा की बात सुनकर आर्यन उसकी तरफ देखता है और कहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं है। अगर आपको उस दिन कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। और मुझे यह भी पता नहीं चलता कि आप मेरी गीतांजलि हो। मैं जिसे इतने साल से ढूंढ रहा था, मैं उसे ही पहचान नहीं पाया। और आपके सारे इतने दुख दिए वह अलग। आपकी मर्जी के खिलाफ हमने शादी की, आपको उसी गलती की सजा दी जो आपने कभी की ही नहीं थी। बस हमारा गुरूर, हमारा ईगो हमारे साथ था। हमारी आंखों पर हमारी इज्जत और गुरूर की पट्टी बंधी हुई थी। हमें उस गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आर्यन मीरा की आंखों में देखते हुए मीरा से माफ़ी मांगी। मीरा आर्यन की आंखों में देखते हुए ही उससे कहती है, अपने बस सिक्के का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं। अगर उस वक्त हम इस बंधन में नहीं बनते तो हम राजस्थान कभी ना आ पाते और हमें भी हमारा बचपन का प्यार कभी नहीं मिलता और ना ही हम इस वक्त पर हमारी रियासत ले पाते। तो जो कुछ भी सोमनाथ जी ने किया, इससे कहीं ना कहीं हम दोनों की भलाई छुपी हुई थी। मीरा ने आर्यन से कहा और शांत हो गई। वहीं दोनों ही इस वक्त कुछ कह नहीं रहे थे। बस माहौल में शांति पसरी हुई थी और ठंडी ठंडी हवाएं उनके बीच से गुजर रही थी। तभी माहौल की शांति शायद बादलों को भी पसंद नहीं आती, इसलिए वह जोर से गड़गड़ाने लगते हैं और बिजली जोर से चमकने लगती है। और एक जोर की आवाज़ के साथ मीरा डर जाती है और आर्यन के सीने से लग जाती है। तभी बारिश की हल्की बूंदें नीचे धरती पर गिरने लगती है और माहौल थोड़ा प्रेममयी हो जाता है और छोटी सी बूंदें तेज बरसात का रूप ले लेती है और दोनों ही बालकनी में भीगने लगते हैं। तभी नीचे वाले कमरे से एक गाने की आवाज़ आती है, ये साजिश है बूंदों की खोई ख्वाहिश है, चुप चुप सी ये साजिश है बूंदों की खोई ख्वाहिश है, चुप चुप सी, देखो ना देखो ना देखो ना। आर्यन मीरा के चेहरे को अपने सीने से दूर करता है और गौर से उसके चेहरे को देखता ही रहता है। वहीं दोनों के ऊपर बरसात इतनी मेहरबान थी कि दोनों पूरे गीले हो चुके थे। दोनों के कपड़े एक दूसरे के शरीर से चिपक चुके थे। वही आर्यन जब मीरा के चेहरे की तरफ गौर से देखता है तो वही बारिश का पानी उसके चेहरे से होते हुए उसके होंठ से नीचे गिर रहा था। आर्यन को क्या ख्याल आता है क्या नहीं, वह उस पानी को वहीं रोक देता है और अपनी होंठ मीरा के होंठ से जोड़ लेता है। गाने के आगे के बोल बजाते हैं, फिर से बिजली जोर से कड़कती है और मीरा का एक हाथ आर्यन के सीने पर चला जाता है। वह भी आर्यन इस वक्त साथ देने लगती है। दोनों की धड़कनें इस वक्त बेहद तेज थी और दोनों इस वक्त एक दूसरे को ही महसूस कर रहे थे। मीरा ने शर्म से अपनी नजरें झुकाई हुई थी, वहीं आर्यन अपनी आंखें बंद करके इस एहसास का आनंद उठा रहा था और उसमें खोता जा रहा था। समझो ना, कुछ मिनट बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। वहीं मीरा ने इस वक्त नजरें झुकी हुई थी तो आर्यन मीरा की तरफ इंटेंस नजरों से देख रहा था। आर्यन मीरा का एक हाथ उसकी कमर में डालता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि हमें हक है इस बार आपके करीब आने का। मीरा शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए कुछ नहीं कहती। वहीं आर्यन अपने सवाल का मीरा के मुंह से जवाब चाहता था और आगे के गाने के बोल कुछ ऐसे थे, हवा कुछ हौले हौले
जुआ से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमिया, देखो ना देखो ना देखो ना। वहीं इन गानों के बोल के साथ आर्यन की भावनाएं भी कुछ ऐसी ही थी। मीरा ने अपनी नजरें नीचे झुकी हुई की थी और आर्यन के सवाल का जवाब खुद दे नहीं रही थी। और वहीं आर्यन उसे आस भरी नजरों से देखे जा रहा था। वहीं मीरा आर्यन की तरफ देखती है और गाने के अंदाज में ही आर्यन को जवाब देती है। मीरा के यह कहने पर आर्यन उसकी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देखता है और उसके चेहरे पर एक 200 वोल्ट के बल्ब जैसे चमक आ जाती है और वह मीरा की तरफ कामुक नजरों से देखने लगता है। फिर वह एक बार मीरा को गले लगाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और मीरा अपनी दोनों बाहें आर्यन के गले में डाल देती है और उसके सीने से लिपट जाती है। वहीं मीरा के जवाब से आर्यन को बेहद खुशी हो रही थी क्योंकि मीरा ने जवाब हाँ में ही दिया था। वहीं मीरा की गर्म सांसें आर्यन के सीने पर महसूस हो रही थी और आर्यन इस वक्त खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। वहीं बरसात अब तूफान का रूप ले रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थी और बारिश भी जोर जोर से बरस रही थी। बिजली अपनी धुन में कड़क कड़क रही थी और बाहर का तूफान भी मीरा और आर्यन के अंदर भी चल रहा था। आर्यन मीरा की बाहों में थी और वो मीरा को देख रहा था और मीरा उसके गले लगी हुई अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका लेती है। आर्यन एक पल के लिए मुस्कुराता है और फिर मीरा को बालकनी से कमरे में लेकर आता है। कमरे का माहौल भी इस वक्त बेहद रोमांटिक था। कमरे की पूरी लाइट बंद थी, बस छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे जिनकी रोशनी से कमरा जगमगा रहा था। आर्यन धीरे धीरे मीरा को लिए हुए कमरे में बढ़ रहा था। फिर वह मीरा को बिस्तर की तरफ लेकर जाता है। वहीं मीरा ने अपनी दोनों बाहें आर्यन के गले में लिपटी हुई थी। वो नजरें झुकाए आने वाले पल का इंतजार कर रही थी। आर्यन अपने बिस्तर के पास आ जाता है और किसी कांच की गुड़िया की तरह मीरा को संभाल कर बिस्तर पर लिटा देता है। आर्यन मीरा को बिस्तर पर लेटा देने के बाद खुद भी बिस्तर पर आ जाता है और मीरा की कमर को पकड़कर अपनी करीब कर लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, क्या मुझे इजाज़त है? आर्यन की बात सुनकर मीरा की नज़र फिर से शर्म से झुक जाती है, पर शर्म से ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाती हुई वह आर्यन की तरफ देखती है। मीरा की यह करने पर आर्यन मुस्कुराता है और फिर से मीरा के होठों के करीब जाकर उसकी होठ अपनी होठों से बंद कर देता है और धीरे धीरे करके उसके हाथ मीरा के शरीर पर चलने लगते हैं और धीरे धीरे वह प्यार की खुमारी में खोने लगता है। फिर वह मीरा को दूसरी तरफ घुमाता है और अब मीरा की पीठ आर्यन की तरफ थी। वह मीरा की पीठ पर अपनी होठ रख देता है। वहीं आर्यन की हरकत से मीरा के अंदर एक करंट दौड़ने लगता है। आर्यन अपने दांतों की मदद से मीरा के ब्लाउज की पीछे की डोरियां खोलने लगता है और उसी के साथ उसके होठ मीरा की पीठ पर लग रहे थे और मीरा के मुंह से एकदम से आर्यन का नाम निकलता है, आर्यन। वहीं मीरा के मुंह से अपना नाम सुनकर आर्यन बेकाबू हो जाता है और उसकी पीठ को किस करने लगता है। वहीं मीरा यह सब महसूस करती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। फिर वह धीरे से मीरा को अपने करीब खींचता है और उसका चेहरा अपने करीब फिर से करता है और उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए उसके माथे पर किस करता है। धीरे धीरे मीरा के कपड़े जमीन पर आ जाते हैं और आर्यन के कपड़े भी जमीन पर पड़े हुए होते हैं। आर्यन मीरा के होठों को अपने होठों से मिलाता है और मीरा का एक हाथ अपने हाथ में लेकर उसमें उलझा लेता है और फिर से मीरा के होठों से अपने होठ हटाकर धीरे से उसके कान में कहता है, क्या मुझे इजाज़त है? क्या मैं आगे बढ़ूं? मीरा इसका रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंखें खोलती है और आर्यन की तरफ देखते हुए उसके होठों पर फिर से अपने होठ रख देती है। आर्यन को उसके सवाल का जवाब फिर से एक बार मिल जाता है और आर्यन उसकी हल्की सी किस को डीप करते हुए अपनी जुबान मीरा की जुबान से लड़ाता है और एक पल में ही उसके अंदर समा जाता है और मीरा के मुंह से चीख निकल ही नहीं पाती और वो आर्यन के मुंह में ही समा जाती है और कमरे का माहौल इसी के साथ रोमांटिक हो जाता है। और उस कमरे में कुछ देर बाद मीरा की शिश्कारियां सुनाई देने लगती है। दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था, दोनों एक दूसरे की आत्मा से जुड़ चुके थे। इतने दिनों से जो शिकायत थी वह आज दूर हो चली थी। दोनों ही अपने प्यार का सफर मुकम्मल कर रहे थे। दोनों ही आज एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे और कर भी रहे थे। दोनों ने जो सालों की दूरियां सही थी वह आज इस मिलन के रूप में बाहर आ रही थी। दोनों के मन में जो सिकवे थे, जो गलतफहमी आती थी, वह सारी मिट चुकी थी। दोनों आज से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। सुबह का वक्त अलवर सुबह के 7 बज रहे थे। मीरा नहाकर बाहर आ चुकी थी और वह शीशे के सामने बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसे कल रात वाली यादें याद आने लगती है और उसके मुंह
उसके चेहरे पर शर्म की लाली आने लगती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से शर्म से लाल हो चुका था। वह शीशे में से ही आर्यन को देख रही थी, जो कि बिना लगभग नाक के बराबर कपड़ों पर वहां लेटा हुआ था। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म मिली मुस्कान थी। वह उठती है और आर्यन के बिस्तर के करीब जाने लगती है। इस वक्त मीरा ने अपने लंबे बाल खुला छोड़ रखे थे, जो कि अभी भी गीले थे, और इसे बूंद बूंद पानी धीरे धीरे कर जमीन पर टपक रहे थे। वहीं आर्यन बिस्तर पर अपने मुंह के बल सोया हुआ था। मीरा बिस्तर के पास आती है, आर्यन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। आर्यन का चेहरा दूसरी तरफ था, जहां मीरा बैठी हुई थी। मीरा आर्यन के चेहरे की तरफ देखती है और उसे कल वाली बातें याद आने लगती है और वह मुस्कुरा देती है। फिर वह धीरे से आर्यन की तरफ झुकती है और उसके गालों पर किस करती है, और वह उठने को ही होती है कि तभी पीछे से आर्यन उसे पकड़ लेता है और शांत आवाज में कहता है, ये क्या कर रही थी रानी सा आप? वहीं आर्यन के ऐसे पकड़ने से और उसके ऐसे कहने से मीरा थोड़ी डर जाती है और आर्यन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैंने क्या किया? मीरा की बात सुनकर आर्यन शरारती अंदाज में कहता है, आप एक सोए हुए पुरुष का फायदा उठा रही थी, आपको यह शोभा नहीं देता। आर्यन के मुंह से यह सुनकर मीरा के मुंह से तो हंसी निकलने वाली थी। वह हंसते हुए आर्यन से कहती है, क्या कहा आपने? फिर से कहिए जरा। इस वक्त मीरा आर्यन के बेहद करीब थी। वहीं आर्यन अभी भी लेटा हुआ था और मीरा बिस्तर को टेक लगाए हुए बैठी थी। मीरा आर्यन के ऐसे हंसने से कुछ समझ में नहीं आता और वह अपनी शेखी बखारते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ और रोज जिम भी जाता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरा नींद में फायदा उठाएं। आप होने वाले हुक्मरानी सा हैं और आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। हाँ, मुझे देखकर लोग बहक जाते हैं, पर आपसे यह उम्मीद नहीं थी रानी सा। आर्यन की बात सुनकर मीरा उसे डांटते हुए कहती है, यह क्या सुबह सुबह बेकी बेकी बातें कर रहे हैं आप? मीरा की बात सुनकर आर्यन उसकी तरफ घूर कर देखता है और उठकर बैठ जाता है और मीरा से कहता है, बहुत ज्यादा अनरोमांटिक हो। आर्यन के ऐसे कहने पर मीरा उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर मासा यहाँ आ गई ना तो आपका रोमांस धरा का धरा रह जाएगा। आर्यन मीरा की बात को इग्नोर करता है और झट से मीरा की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब ले लेता है। वहीं मीरा अचानक से आर्यन के सीने से जा लगती है और आर्यन की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांस भारी होने लगती है। वहीं आर्यन इस वक्त मीरा को इंटेंस नजरों से देख रहा था। आर्यन धीरे से मीरा के गाल को अपना गाल लगाता है और उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है, माशा को हम समझा देंगे, अगर उन्हें जल्दी से पोता या पोती चाहिए तो वह हमें डिस्टर्ब ना करे और हमें कुछ वक्त एक साथ बिताने दे। इतना कहकर आर्यन मीरा के गाल को किस करता है और फिर उससे थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे के पास आता है। इस वक्त मीरा की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। वहीं उसे शर्म इतनी आ रही थी कि वह कहीं डूब कर जाकर मर जाना चाहती थी। आर्यन मीरा के चेहरे के बेहद करीब था। आर्यन की गर्म सांसें मीरा के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वहीं आर्यन की पीठ दरवाजे की तरफ थी। मीरा की सांस भी अब गर्म होने लगी थी। वहीं आर्यन के शरीर में हलचल महसूस होने लगी थी। उसका शरीर गर्म हो रहा था। अब उसका शरीर अकड़ने लगा था और वह अपने शरीर के हलचल साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वहीं मीरा को इतनी शर्म आ रही थी कि वह बात ही नहीं कर पा रही थी। आर्यन की बातों ने उसे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन धीरे से मीरा से कहता है, अगर आप चाहें तो हम वह सब फिर से दोहरा सकते हैं। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, अभी 7 बज रहे हैं। अगर मासा कुछ कहेंगी तो हम उन्हें समझा देंगे, आर्यन ने शरारती अंदाज में कहा। वहीं मीरा खुद पर काबू करती है और आर्यन की इस हरकत को घूर कर देखते हुए उसे भी एक शर्त सूझती है। वहीं मीरा थोड़ा डरने का नाटक करती है और जोर से कहती है, माशा आप इस वक्त यहाँ? और आर्यन को दूर से धक्का देती है। आर्यन बैठकर थोड़ी दूर जाकर गिरता है और वह भी घबरा जाता है। इस वक्त आर्यन ने अपने बॉक्सर के अलावा कुछ नहीं पहन रखा था और जब वह मीरा की बात सुनता है तो उसे बहुत डर लगने लगता है। मीरा आर्यन से दूर होती है और जोर जोर से आर्यन पर हंसने लगती है। मीरा के ऐसे अचानक हंसने से आर्यन समझ जाता है कि मीरा ने यह सब उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। वह मीरा को घूर कर देखता है और उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, रानी सा आपने अच्छा नहीं किया, आपने तो मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। मीरा हंसते हुए
बोली, अच्छा जी, आप तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे। हम मासा से ऐसी बात करेंगे, हम मासा से वैसी बात करेंगे, अब दिखाइए। और रही रोमांस की बात तो रहने दीजिए और जल्दी से तैयार होकर सबके साथ नीचे गार्डन में मिलिए। आज सब लोग वहाँ जमा हुए हैं। मुझे सिद्धि ने फ़ोन करके बताया है। आर्यन बेचारा और क्या ही कर सकता था, उसे अपना मन मार कर फ्रेश होने के लिए जाना ही पड़ा। आर्यन को जाते देख मीरा पीछे से मुस्कुरा रही थी। सुबह के 8 बजे महल के सामने का गार्डन। महल के सामने एक सुंदर सा गार्डन था। वहां पर एक बड़ा सा फाउंटेन भी था। इस वक्त गार्डन में ढेर सारे पक्षी वहां पर दाना चुगने के लिए आ चुके थे। वहीं वहां पर आजू बाजू कुछ मोर भी घूम रहे थे। वहीं वहां पर बड़े बड़े आम के पेड़, नारियल के पेड़ और अनेकों प्रकार के फूल और पौधे थे। वहीं उस गार्डन के बीचों बीच वहां पर बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और उसी के पास सब लोग बैठे हुए थे। पत्रलेखा जी और उनके साइड में जगत सिंह जी बैठे हुए थे। वहीं उनके दूसरी साइड में माधुरी जी और उनके पति जयदेव सिंह जी बैठे हुए थे और चारों ही आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से मीरा और रिद्धि सिद्धि आ रही थी। मीरा के हाथ में समोसा की थाल थी और रिद्धि सिद्धि के हाथ में कचौरी और ढोकला था। रिद्धि सिद्धि मीरा तीनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहे थे। तभी अचानक से ही रिद्धि की नज़र मीरा के गले पर बनी एक निशान पर जाती है जो कि लाल कलर का था। सिद्धि उस निशान को देखकर समझ जाती है कि कल रात क्या हुआ था। सिद्धि शरारत भरी मुस्कान मुस्कुराती हुई मीरा की तरफ देखती है और उससे कहती है, भाभी सा, लगता है कल रात आपकी बहुत मज़े से गुजरी है। वहीं सिद्धि की बात से मीरा को जोर से खांसी आने लगती है और उसके हाथ में जो समोसा का थाल था वह गिरने ही वाला था कि तभी वह खुद को संभालती है और सिद्धि की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, लगता है आपको ज़्यादा ही बोलने लगी है सिद्धि। नहीं, मीरा ने थोड़ा शर्माते हुए थोड़े कड़े लहजे में कहा। सब लोग गार्डन में बैठे हुए थे और रिद्धि और सिद्धि मीरा की खिंचाई कर रहे थे। वहीं सब लोगों की नज़र रिद्धि और सिद्धि और मीरा पर चली जाती है और सब लोग उन तीनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं मीरा समोसे की थाल सामने टेबल पर रख देती है, आर्यन के बाजू वाली सीट पर बैठ जाती है। वहीं रिद्धि सिद्धि भी सामने बैठ जाते हैं। जगत सिंह जी भी बात छेड़ते हुए सबसे कहते हैं, राजसी सम्मेलन भी हो चुका है और साथ में हमने इस रियासत की जिम्मेदारी आर्यन को दे दी है, तो हमें राज्याभिषेक के लिए देर नहीं करनी चाहिए। पत्रलेखा जी समोसा उठाकर खाते हुए बोलती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राणा साहब। अब हमें आर्यन के राज्याभिषेक के लिए देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे भी नवरात्रि का मुहूर्त निकाला था पर वह भी टल चुका है। हम राजपुरोहित जी को बुलाकर एक नया मुहूर्त निकाल लेते हैं इस राज्याभिषेक के लिए। तभी माधुरी डरते हुए बोलती हैं, पर राज्याभिषेक से पहले एक खूनी खेल होने वाला है, आप दोनों भूल रहे हैं, बलिदान पूजा भी करनी होगी। तभी जयदेव जी बोलते हैं, माधुरी सही कह रही है भाई साहब, बलिदान पूजा तो करनी होगी ना। और इस बार इस बलिदान पूजा में आर्यन और गीतांजलि को बैठना होगा और तब तक हम आर्यन का राज्याभिषेक नहीं कर सकते। जयदेव जी ने आगे कहा, हम भी जानते हैं जयदेव जी कि हमें बलिदान पूजा करनी होगी और यह पूजा 100 साल में होती है और पूरे राजस्थान में इस पूजा के वक्त कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पर हम डर रहे हैं, इस बार दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं। शैतान सिंह जयगढ़ के राजा हमारी बहन गजेंद्र महेंद्र यह दोनों भी हैं। बाकी अनेकों दुश्मन चीत की तरह घात लगाकर बैठे हैं। तभी मीरा सबके बीच में बोलती है, अगर हम यह सब पूजा सबसे छुपा कर लें तो। मीरा के सवाल पर पत्रलेखा जी बोलती हैं, नहीं कर सकते मीरा। जब यह पूजा होती है तो पूरे राजस्थान को 1 महीना पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि इस पूजा की एक विधि 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और यह पूजा इसलिए इतनी खतरनाक है। फिर मीरा को सोचते हुए बोली, पर माँ सा, हमारे खानदान में मतलब हमारे पिताजी के यहाँ पर यह पूजा के बारे में हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि आपके दादाजी ने यह पूजा की थी, इसलिए आपने नहीं सुना होगा। और आप ज़्यादा दिनों तक राजस्थान में भी कहाँ रही हैं। आपका जन्म हुआ तब आपके पिता ने आपको बस कुछ वर्षों तक अपने करीब रखा और आपके भाई बहन को उन्होंने बाहर भेज दिया। उन्हें यह बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। मीरा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तभी पत्रलेखा जी बोलती हैं, हुकुम साहब, आप जल्दी से कमिश्नर से बात कर लीजिए और साथ में मुख्यमंत्री से भी, क्योंकि इस बार की बलिदान पूजा पूरे राजस्थान को याद रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान की आधी में ज़्यादा रियासतें हमारे विरुद्ध हो चुकी हैं। आप हुकुम साहब हैं, इसलिए वह कुछ कहने
कहते नहीं हैं, पर सबके मन में जहर तो बहुत है, इसलिए हमें यह पूजा पूरी सावधानी से करवानी होगी। और हाँ, रियासत के और कानून अनुसार 1 महीने पहले ही हमको माँ भवानी के मंदिर में एक बड़ा यज्ञ रखना होगा। उसके बाद ही हम इस पूजा को आरंभ कर सकते हैं। जगत सिंह जी, रानी साहब, हम यह सब कर चुके हैं। हम को बस हमारे कुछ करीब रियासतों से बात करनी है जो हमारे इस पूजा में साथ दे सकें। तभी माधुरी जी माहौल की नज़ाकत समझकर माहौल को थोड़ा मजाकिया बनाते हुए बोलती हैं, जी जी, इस पूजा के चक्कर में आप यह मत भूल जाइएगा कि आपने हमसे वादा किया था कि आप भी हमें मीरा जैसी बहू लाकर देंगी। वैसे भी हमें विदेश के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारा भोला भाला जय वहाँ पर है। अगर किसी गोरी मैम ने उसे फंसा लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी आंखों पर लगाते हुए और झूठा रोना रोते हुए कहा, हाँ बिल्कुल हमने कहा है और हम बिल्कुल करेंगे, तुम चिंता मत करो। पत्रलेखा जी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर पत्रलेखा जी मीरा की तरफ देखकर बोलती हैं, आपकी दोस्त आपके भाई और आपकी बहन को लाने गई हैं, वह कब तक आने वाले हैं? पत्रलेखा जी के सवाल से मीरा कुछ बोलती है उससे पहले आर्यन बोलता है, इस बार नयनतारा और तेजवीर के साथ जय भी यहाँ आने वाला है। तभी माधुरी जी जोर से चिल्लाती हुई बोली, सच में? माधुरी जी के चिल्लाने सब लोग अपने कान पर हाथ रख लेते हैं। जयदेव जी कहते हैं, अजी भाग्यवान, चिल्लाया मत करो, अभी हमारा स्वर्गवास हो जाता। जयदेव जी अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं। माधुरी जी घूर कर उन्हें देखती हैं और दांत पीसते हुए बोलती हैं, आओ कमरे में, तब बताती हूँ तुम्हें। सब लोग माधुरी जी की बात पर हंसने लगते हैं। माधुरी जी झेप जाती हैं। तभी जगत सिंह जी कहते हैं, शादी की बात निकलनी है तो हमें रिद्धि की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। रिद्धि सिद्धि से भी बड़ी है, जो दोनों जुड़वा हैं। रिद्धि पूरे आधे घंटे बड़ी है, तो हमें रिद्धि की शादी के लिए सोचना होगा। अगर आप सबके ख्याल में कोई रिश्ता हो तो हमें बताइए। जगत सिंह जी की बात पर रिद्धि शर्मा जाती है और मीरा उसकी शर्माहट देखकर उसकी टांग खींचकर कहती है, अजी ननद जी, इतना शर्माइए मत, अभी तो शादी की बात हुई है, अभी लड़का देखना भी बाकी है, अभी इतना क्यों शर्माना, शादी के बाद शर्माइएगा। रिद्धि मीरा की तरफ घूर कर देखती है, पर मीरा तो मीरा थी। वह मुस्कुरा कर कहती है, कब से हमारी टांग खींच रही थी ना, अब देखो कैसे आपकी टांग तोड़ती हूँ। सब हंसी खुशी बात कर ही रहे थे, तभी महल के सामने बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कारण महल की सुरक्षा दीवारें हिलने लगती हैं और आर्यन और मीरा और बाकी सब लोग जिस टेबल पर बैठे थे वह भी कांपने लगता है और सब लोग डर जाते हैं और सभी के सभी टेबल के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद ब्लास्ट की वाइब्रेशन रुक जाती है और सब लोग बाहर आकर देखते हैं महल का मुख्य द्वार पूरी तरीके से बंजर हालत में हो चुका था। कुछ वक्त के लिए ब्लास्ट रुक जाता है, वाइब्रेशन थम जाती है और सब लोग धीरे से अपना सिर ऊपर करके देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। महल के सामने वाला मुख्य द्वार पूरी तरह टुकड़ों में बिखर चुका था। वहीं पहरेदारी कर रहे कुछ अंगरक्षक, जिनके चिथड़े उड़ चुके थे, पूरी जगह खूनी से रंगी हुई थी। खून के निशान हर जगह बिखरे थे, कहीं किसी की अतड़ियाँ पड़ी थी तो कहीं किसी के हाथ पैर जो समेटे नहीं जा सकते थे। वहाँ के वातावरण में खून की सड़ी हुई गंध फैल चुकी थी। सब लोग स्तब्ध होकर सामने हुए विध्वंस को देख रहे थे। तभी मीरा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, शैतान सिंह, तुमने महल पर हमला करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। तुम अपने सर्वनाश का खुद कारण बनना चाहते हो। इस वक्त मीरा की आंखें लाल थी। कुछ वक्त पहले जो मीरा खुशी में डूबी हुई थी, अब उसकी आंखों में प्रतिरोध की ज्वाला के साथ कई भाव उमड़ रहे थे। आर्यन को भी एहसास हो चुका था कि मीरा बहुत गुस्से में है। वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, शांत हो जाइए मीरा, शांत हो जाइए। तभी जगत सिंह जी किसी को कॉल लगाते हैं और कुछ देर बाद वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वे सभी को घेर कर महल के अंदर ले जाते हैं। मीरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सामने हुए विध्वंस को देख रही थी। खून से सनी लाशें, कटे फटे अंग, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने किसी बुरे सपने की तरह तैर रहा था। मीरा खुद को नियंत्रित करते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी पत्रलेखा जी मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप पहले अंदर चलिए, बाहर खतरा हो सकता है। इतना कहकर वह मीरा को अंदर लेकर चली जाती हैं। कुछ देर बाद महल के हॉल में मीरा अभी भी गुस्से में लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके बगल में आर्यन बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। सामने जगत सिंह जी और जयदेव जी पत्रलेखा जी से कुछ बात कर रहे थे। रिद्धि सिद्धि अपने कमरे में जा चुकी थी, पर पत्रलेखा और माधुरी जी की नजर लगातार मीरा पर टिकी हुई थी। मीरा कुछ सोच रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी बंदूक पर पड़ती है। गुस्से में पागल मीरा एकदम से उठती है और तेजी से बंदूक निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। आर्यन हैरत भरी
नजरों से मीरा को देख रहा था। मीरा रुकिए कहते हुए वह भी उसके पीछे भागता है। जगत सिंह जी भी जाने वाले थे, तभी पत्रलेखा जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, आप रुक जाइए राणा साहब। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देख कर कहते हैं, ये क्या कह रही है रानी साहब, हमें उनके पीछे जाना ही होगा। अगर गीतांजलि ने कुछ कर लिया तो उसका बदला अधूरा रह जाएगा और शैतान सिंह अपनी गंदी चालें ले खेलेगा। माधुरी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ राणा साहब सही कह रहे हैं जी जी। पत्रलेखा गहरी सांस लेकर कहती है, मीरा जानती है वह क्या कर रही है, मैं जानती हूँ वह क्या कह रही है। वह इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने आप को ख़त्म कर दे। शैतान सिंह ने जो कुछ भी किया है मीरा को, उसका बदला लेने दीजिए। उसके अंदर की जो आग कब से बुझने वाली थी, शैतान सिंह ने आज उसे ज्वालामुखी की तरह भड़का दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि मीरा ऐसा कुछ करेगी जिसे शैतान सिंह कभी भूल नहीं पाएगा। सब उसकी बातों से सहमत लग रहे थे। कोई कुछ नहीं कहता, बस सिर हिला देते हैं। सब लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था मीरा क्या करने वाली है, मतलब अंदाजा तो हो चुका था। महल की पार्किंग लॉट में मीरा गुस्से से बंदूक लिए अपनी गाड़ी के पास आती है। कहाँ मर गए सबके सब, जल्दी से आओ यहाँ। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके आदमी वहां आ जाते हैं। मीरा अपनी जीप में बैठते हुए कहती है, जरा चलो जोधपुर, शैतान सिंह को उसकी अम्मा याद दिलानी है। उसके आदमी भी बंदूक और तलवारें उठा लेते हैं। मीरा अपने करीबी आदमी बिरजू की तरफ देकर कहती है, बिरजू जरा बम भी ले लो, आज हम जोधपुर का महल उड़ाना है हमें। पर राजकुमारी सा बिरजू कुछ कहने ही वाला था कि मीरा उसकी तरफ बंदूक तान कर कहती है, एक शब्द भी मत निकालो वरना तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी। बिरजू डर जाता है। मीरा अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाकर कहती है, हमें और आदमी चाहिए, पूरे जोधपुर के महल को घेरने के लिए 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। और हाँ, अजमेर के मामा जी को भी तोहफा भिजवा दीजिए। इतना कहकर वह फोन पटक देती है और बिरजू को गाड़ी ऑन करने का इशारा करती है। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आती है, मीरा अब क्या कर रही हैं? मीरा गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, शैतान सिंह को जहन्नुम पहुंचाने जा रही हूँ। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। मीरा अपनी आईब्रो उठाकर कहती है, क्यों ना करे, उसने आज महल पर हमला करके अपने काल को बुला दिया है और आप इसमें मत आइएगा क्योंकि ये हमारी और उनके बीच की बात है। इतना कहकर वह बिरजू को गाड़ी चलाने का इशारा करती है। बिरजू इशारा पाते ही गाड़ी बढ़ा देता है। उसके पीछे पीछे 2 और गाड़ियां चल देती हैं जिसमें मीरा के बॉडीगार्ड और आदमी बैठे हुए थे। आर्यन बस उसे हताश नजरों से जाते हुए देख रहा था। उसके पास मीरा को रोकने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि मीरा का गुस्सा अब विकराल रूप ले चुका था। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।